एवरीवन, दिस इज कोमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड पार्ट 2। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है थ्योरी ऑफ डिमांड का, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली ओपन करके भी देख सकते हैं। तो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे जो टॉपिक आता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सभी को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक से स्टडी करते हैं। इस टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। हम डिमांड के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं कि डिमांड क्या होती है, उसके बाद क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले कंसेप्ट में हम जानेंगे कि डिमांड का लॉ क्या कहता है। बेसिकली डिमांड का लॉ हम एक कंसेप्ट के थ्रू ऑलरेडी समझ चुके हैं कि डिमांड जो होती है वो रिलेट करती है प्राइस से। डिमांड डिपेंड होती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होती है वो प्राइस से होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। डिमांड इनकम से भी इफेक्ट होती है, डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन सभी से इफेक्ट होती है। सभी चीज़ों को छोड़कर अगर हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेबल जो होता है डिमांड को लेके वो प्राइस होता है। तो यही चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड में डिस्कस की गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है? लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांड के बीच में, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके प्राइसेस के बीच में। जितनी भी अदर चीज़ें होती हैं, अदर थिंग्स कौन कौन सी हो गई, इनकम हो गई, टेस्ट प्रेफरेंस हो गई, एक्सपेक्टेशंस हो गई, ये सब चीज़ें इनके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कांस्टेंट मान लिया। और बाकी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेबल चीज़ है, नेगेटिव रिलेशनशिप शो करने वाली चीज़ है, वो डिमांड और प्राइस है। नेगेटिव रिलेशनशिप से मीनिंग यहाँ पे क्या है वो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस पहले 10 रुपीज़ थे, उस गुड्स की जो डिमांड थी वो 100 थी। ठीक है, प्राइस 10 to 9 हो जाते हैं, प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, देन उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़े तो उसकी डिमांड कम हो गई, और अगर किसी चीज़ के प्राइसेस कम हुए तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। नॉर्मली हम लोगों के साथ भी होता है, हमें कोई गुड पहले हम खरीदते थे, उसके एक लिमिटेड यूनिट्स लेते थे, सपोज उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हम थोड़ी सी उसकी यूनिट्स को कम कर देंगे, या फिर उसके प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो उसकी यूनिट्स बढ़ा देंगे। तो ये ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है, जो इनवर्स रिलेशनशिप एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांड और उस कमोडिटी के प्राइसेस में। ओके, तो इसी को ये हम एक डिमांड शेड्यूल इसी के थ्रू दिखाते हैं, और इस को हम एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं कि एक चीज़ को हमें एक्स एक्सिस पे लेना होता है, देन दूसरी को वाई एक्सिस पे, और जो भी पॉइंट्स हमें दिए रखे होते हैं उसको हम प्लॉट कर देते हैं एज ए ग्राफ। तो हम इस ग्राफ डिमांड कर्व में क्या देख रहे हैं, डिमांड कर्व में हम ये देख रहे हैं कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही नेगेटिव रिलेशनशिप हमारा कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। ओके गाइज, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड के बाद उसकी आती है एजम्पशंस। एजम्पशन क्या कहते हैं? एजम्पशन का मीनिंग बेसिकली होता है कि नो चेंज, मतलब वो चीज़ है जिसमें कोई भी चेंज ना हो। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड हमने अभी पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि जो अदर थिंग्स होती हैं, जितनी भी अदर थिंग्स हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ जो इफेक्टेबल चीज़ें होती हैं वो प्राइस और डिमांड होती है। देन अदर थिंग्स कौन कौन सी आएंगी इसमें? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एजम्पशन क्या कहती है? एजम्पशन कहती है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हम ये मानेंगे लॉ ऑफ डिमांड के केस में कि कंज्यूमर के टेस्ट में, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को लेकर, उस पर्टिकुलर गुड्स को लेकर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज सिर्फ किसमें हो रहा है? प्राइस में। उसकी डिमांड को इफेक्ट जो कर रहा है वो सिर्फ प्राइस कर रहा है। इनकम ऑफ द बायर, कंज्यूमर की इनकम कितनी भी चेंज हो रही हो, मतलब कंज्यूमर की इनकम कितनी भी चेंज हो रही है, लेकिन हमने उसको क्या माना है? कांस्टेंट माना। हम मानते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जो डिमांड इफेक्ट करिए सिर्फ प्राइस को लेकर करिए। सेम एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि 2 टाइप्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम अपने प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। देन एक्सपेक्टेशंस और अदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें कांस्टेंट रहती हैं। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस को छोड़कर, उस कमोडिटी के प्राइसेस को छोड़कर जितने भी अदर थिंग्स होती हैं हम उनको एज्यूम करते हैं भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो सिर्फ एक रिलेशनशिप है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, तो ये इसकी होती हैं एजम्पशंस।
देन आफ्टर एजम्पशन हमारा आता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये स्लोप को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं आईसी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबका स्लोप एक पर्टिकुलर स्लोप होता है। तो इसी तरीके से डिमांड कर्व का भी एक स्लोप डिफाइन है। स्लोप इसका भी कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप देखिए इस कर्व के थ्रू हम देखते हैं। पहले किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस पी थे एंड क्वांटिटी क्यू थी, इसके प्राइसेस डिक्रीज होकर पी टू P1 हो गए, देन क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई क्यू टू Q1। इट मीन्स डिमांड का ऊपर से नीचे की साइड जा रहा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप हो गया डाउनवर्ड। अगर आपको रीजन आता है एग्जाम में लिखने के लिए वाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड, बिकॉज इट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये एक प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की साइड आ रहा है, इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। ओके, हमने इसमें कौन कौन से कंसेप्ट को समझा, हमने लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल विद डायग्राम समझा है, उसके साथ उसके एजम्पशंस और देन स्लोप ऑफ डिमांड कर। उसके बाद जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड लास्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो उसकी होती हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्सेप्शंस और एजम्पशंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। एजम्पशंस और एक्सेप्शंस को वो उल्टा करके आते हैं एग्जाम में। एजम्पशंस का मीनिंग होता है जो चीज़ें फिक्स रहती हैं, जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जिनको हमने कांस्टेंट माना है, देन उसमें हम अदर थिंग्स लेंगे। एक्सेप्शंस है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। बेसिकली हमने भी क्या पढ़ा था, डिमांड का जो स्लोप कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शंस वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे स्लोप डिमांड कर्व पे कैसा हो, अपवर्ड हो। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, फॉलो नहीं होता, वो उसकी एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये एक्सेप्शंस के बेसिस पर लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हमने अभी क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में, बट इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या देखा कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे गुड्स होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आप लोगों को भी कोई ना कोई गुड्स आपके माइंड में एकदम सोचते आइडिया आ गया होगा कि हाँ ये गुड्स होते हैं जहाँ पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं होता। तो चलिए उसको एक लॉ के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। Article of distinction, according to Professor Veblen, these articles are high in demand only when their prices are high. प्रोफेसर वेबलिन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये इस तरीके के गुड्स इसमें आते हैं जो जिनकी डिमांड तभी हाई होती है जब उसके प्राइसेस हाई हों। एग्जाम्पल प्रीशियस डायमंड, डायमंड वगैरह जो होते हैं प्रीशियस कीमती जो डायमंड होते हैं, लग्जरी आइटम्स होते हैं, इट मीन्स लग्जरी कार्स या फिर कुछ भी, तो उनके लोग डिमांड कब करते हैं, उनकी लोग डिमांड तभी करते हैं जब उनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, जहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं डिमांड डिक्रीज होती है। बट इन गुड्स में क्या होता है कि जब प्राइसेस इनके हाई होंगे तभी इनकी डिमांड हाई होगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है, ठीक है। इस केस में लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप होगा वो किस तरीके से रहेगा, अपवर्ड रहेगा। देन सेकंड आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स आपके लिए कुछ न्यू कंसेप्ट होगा। गिफिन होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स। हाईली इंफीरियर मीन्स चीप क्वालिटी गुड्स, जो बिल्कुल लो लेवल ऑफ क्वालिटी के गुड्स होते हैं। कंज्यूमर क्या करता है कि लो लेवल ऑफ क्वालिटी के बहुत सारे कंज्यूमर जो एक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर कुछ होते हैं जिनको अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदना पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदते। वो सोचते हैं इसके प्राइसेस कम है तो वो इसको बेकार गुड्स समझते हैं, इसकी डिमांड भी कम करते हैं। तो गिफिन गुड्स जो होते हैं वो भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। देन आता है व्हेन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। नॉर्मल है, बहुत से कंज्यूमर होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइसेस से जज करते हैं। अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे इट मीन्स उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर उसके प्राइसेस कम होंगे देन इसकी क्वालिटी बेकार है। तो बहुत से लोग, हम में से भी, आप में से भी कोई भी हो सकता है, जो कोई भी कंज्यूमर ऐसा हो सकता है जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को उस प्रोडक्ट के प्राइसेस से जज करता है। देन ये 3 बेसिस होते हैं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, गिफिन गुड्स मीन्स चीप क्वालिटी गुड्स, एंड देन कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस। इन केसेस में जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता वहाँ का स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है अपवर्ड, नीचे से ऊपर की साइड जाता है। हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं डिमांड कर्व पे इस तरीके से जाता है डाउनवर्ड, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। ये आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। यही 3 रीजंस होते हैं बस जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, मीनिंग, एजम्पशंस, स्लोप, व्हाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल, तो आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें कवर करेंगे, जिस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज कर देना सब्सक्राइब, कीप सपोर्ट, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो देन आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। और जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे एज अ टॉपिक, तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।